हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। जो रियल वेल्थ होती है वो होती है इनविजिबल। आपको रियल वेल्थ दिखाई नहीं देती, और क्योंकि रियल वेल्थ दिखाई नहीं देती, फॉर एग्जांपल ये वो पैसे हैं जो खर्चा हुए ही नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास में 5 करोड़ रुपये, लेकिन आपको अगर उसके बारे में पता ही नहीं है, मतलब वो इंसान वेल्दी है, उसने आपको नहीं बताया, और क्वेश्चन ये है कि वो किसी और को बताएगा भी क्यों। तो जो अक्सर जो रियल वेल्थ होती है वो पैसा खर्चा करने की जगह बचा के अपने पास रखी जाती है, संभाली जाती है। फिर आप उसे सेविंग भी बोल सकते हो, आप उन्हें इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, आप पैसा लगाना भी बोल सकते हैं उसे। जब ये चीज़ें होती है ना, तो एक चीज़ है, एक वर्ड है जिसका नाम है सेविंग। अब ऑथर ने, और ऑथर यूजुअली जब बुक लिखते हैं ये लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो इन्होंने इस बुक को आज एक अलग तरीके से इस चैप्टर को शुरू किया है। उन्होंने सबसे पहले बोला है, और इसीलिए मैंने टेक्स्ट यहाँ से उठाया है, कि लेट मी कन्विंस यू टू सेव मनी। मुझे आप कन्विंस करने दीजिए कि मैं आपको बताऊँ कि पैसे बचाने चाहिए। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में घूम सकता है कि पैसे बचाने चाहिए, इसके लिए क्या किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत है? ऑथर ये बोल रहा है कि कन्विंस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये ज़्यादा ऑड टास्क, बट ऑड टास्क है ना, कि किसी को कन्विंस करना पड़ रहा है कि पैसे बचाओ। डू यू हैव टू सीरियसली कन्विंस पीपल टू सेव मनी? आई मीन, इजंट दैट अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड वेरी बिग क्वेश्चन। लोगों ने खुद से पैसे बचाने चाहिए लेकिन नहीं बचाते। इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि हाँ, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। एक सर्टन इनकम लेवल के बाद में इंसान या तो इन 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप में चला जाता है। एक सर्टन लेवल जब आ जाता है ज़िंदगी का, जब इनकम का एक सर्टन लेवल आ जाता है, तो आप इन 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप में गिर जाता है। कौन से है वो ग्रुप्स? पहला वाला है कि वो लोग जो पैसा बचाते हैं। दूसरा वाला है वो लोग जो सोचते हैं कि उनको पैसा बचाना नहीं आता। पीपल हु डोंट थिंक दे कैन सेव। मतलब पैसा तो बचाना है भाई, पैसा बचाना है, पता है ज़रूरी है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में आपको पता है कि ये पैसा बचाना तो चाहता है, पर इसके पास पैसा बचता नहीं है, इसके पास से पैसा खर्चा हो जाता है, इसको पैसा बचाना नहीं जमता। ये वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। और तीसरी कैटेगरी है ये वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि पैसे बचाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये जो चैप्टर है पूरा के पूरा, ये इन 2 कैटेगरी के बारे में है, क्योंकि पहले वाला जिनको ऐसा लगता है कि उनको सेविंग की ज़रूरत है, चलो वो तो ठीक ही है, लेकिन ये जो दूसरे हैं ना, इनको ये समझना ज़रूरी है कि सेविंग क्यों ज़रूरी है, और आप सेविंग से या तो क्यों पीछे हट रहे हो, क्यों दूर जा रहे हो, या तो क्यों भाग रहे हो।
दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस पार्ट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है ओवरलुक करने के लिए, लेकिन वेल्थ, अमीरी, जायदाद ना, इसका बनना बहुत कम है इन रिलेशन टू आप कितना कमाते हो, और बहुत ज़्यादा है इन रिलेशन टू आप कितना बचाते हो। ऑथर जो है ना वो अमेरिका का रहने वाला है। अब अमेरिका के अंदर उन्होंने उनका ही एग्जाम्पल लिया है कि पहले गैस की क्राइसिस हुई थी। गैस की क्राइसिस मतलब वहाँ पे जो ऑयल है, अगर वो लोग स्टेशन पे जाते हैं तो उन लोग उसको गैस स्टेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे ऑयल की क्राइसिस हुई थी, तेल महंगा होने लगा था क्योंकि तेल ख़त्म हो रहा था। अब इन्हें समझ में नहीं आया कि तेल कैसा निकाला जाए। आपके पास रिसोर्सेस कम हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि और ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढे जाए। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मुंबई में कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज मिल गई, तेल निकल रहा है और अभी वो ख़त्म होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? और जगह ढूंढेंगे जहाँ पे तेल निकल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात में देख लिया, राजस्थान में देख लिया, दिल्ली में देख लिया, गोवा में देख लिया, कर्नाटक में देख लिया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि तेल निकालने का जो तरीका है वो बेटर किया जाए, ज़्यादा एफिशिएंट किया जाए। मतलब समझ लीजिए तेल काफ़ी अवेलेबल है ज़मीन के नीचे, लेकिन वो सही से ऊपर नहीं आ पा रहा, तो उसका लाने का तरीका बदलो। और तीसरा तरीका ये है कि तेल को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए। और ये चीज़ आप विटनेस करते हो जब आप देखते हो टेस्ला, या देखते हो कि डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी है, गाड़ी का माइलेज बड़ा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में गाड़ी कम तेल खाती है। उन लोगों ने इसके ऊपर काम किया और धीरे धीरे वो उस प्रॉब्लम से निकल गए, उससे बच गए। क्योंकि रिसोर्सेज में 3 तरीके आते हैं। एक तो रिसोर्सेज बनाए जाए, दूसरा रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मतलब उसको बनाने का या निकालने का तरीका हो, तीसरा उसकी यूज़, उसकी खपत कम हो जाए। अब जब आप इस बारे में सोचेंगे तो यूएस ने क्या किया था, उनके जो ऑयल के रिजर्व्स है वो तो वैसे ही थे, उसका यूजेज कम कर दिया था। और जैसे ही उसका यूजेज कम हुआ, चीज़ें वापस पटरी पे आ गई, क्योंकि इंसान पहले बिना सोचे समझे चीज़ें यूज़ कर रहा था। अब ये सेम एग्जाम्पल पैसे के लिए भी लगता है। अगर आपको अमीर बनना है तो ऑथर ने पहले ही बोला, उसका कम लेना देना है इससे कि आप कितना पैसा कमाते हैं और कितनी जल्दी वो पैसा कमाते हैं, लेकिन उसका लेना देना इस मामले में है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। देखो, एक है पैसा आना। अब ये आ सकता है आपकी इनकम से, जो आप जॉब करके कमाते हो, आपके इन्वेस्टमेंट से, आपकी इन्वेस्टमेंट सेल होने से, और इन्वेस्टमेंट में एक और चीज़ आएगी जिसका नाम होता है प्रॉफिट। और या तो फिर पैसिव इनकम भी ले सकते हो। पैसिव इनकम जैसे रेंटल पे आपने कोई चीज़ कर चढ़ा दी, उसमें आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन इनकम वहाँ से भी आ रही है। या तो फिर एक्टिव इनकम, मतलब जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। तो ये तो होता है इनकम का आना। लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि वेल्थ में कौन सी चीज़ कंट्रीब्यूट करती है? ये चीज़ कम कंट्रीब्यूट करती है कि वेल्थ कितनी आ रही है, ये चीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि वेल्थ कितनी जा रही है। क्योंकि अगर आप खर्च करोगे तो मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो कितना भी कमा लो कुछ फ़ायदा नहीं होना। और अगर आप कम खर्चा करते हो तो भले ही इनकम कितनी भी हो जाए, आप टेंशन में नहीं आओगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे, हमारी फैमिली में भी है, कि जब नए नए लोग फॉरेन जाने लगे थे ना, यहाँ से, इंडिया से, जो फैमिली वाले थे उन्हें तो नहीं पता बंदा कितना कमा रहा है। और आज भी हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट माना जाता है कि बंदा लंदन में रहता है, अमेरिका में रहता है, दुबई में रहता है। अब वो वहाँ पे दुबई में क्या कर रहा है, किस हालत में रह रहा है, जैसे डंकी फिल्म के अंदर बताया था, कितना कमा रहा है, ये कोई नहीं पूछता। हो सकता है वो इंसान वहाँ पे जैनिटर हो, वो इंसान वहाँ पे कार चला रहा हो, वो इंसान वहाँ पे हो सकता है मैनेजर हो सकता है कुछ ओनर भी हो सकता है, दुकान हो उसकी, पर वो दुकान कितनी बड़ी है ये कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता। बस दुबई के अंदर उसकी शॉप है। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसको तो छोड़ दो, ये नॉर्मल है। प्रॉब्लम आगे ये आती है कि ऐसे कुछ रिलेटिव्स है हमारी फैमिली में, जो इंसान यहाँ से बाहर गया, बाहर जाके उसने पैसे भेजना शुरू किया, और उसकी फैमिली उसके यहाँ से बाहर जाने पहले तक बहुत अच्छी थी एज इन पैसे बराबर संभाल के यूज़ कर रहे थे, एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो जब भी पैसे खर्चा करते थे, फॉर एग्जांपल घर चल रहा था 8,000 में उस वक्त, बंदा यहाँ से फ़ॉरेन गया, वहाँ पे जाने के बाद उसने काम करना शुरू किया, 50, 60, 1 लाख रुपए कमाने शुरू किए उस टाइम के, आज से 20 साल पहले के। और ऐसे भी लोग हैं, आप सबकी जान पहचान में ऐसे लोग होंगे। उसने वहाँ से पैसे बचाना
के बेचना शुरू किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको उसके घर की कंडीशन पता है, तो उसको इस चीज़ का एहसास है कि मैं पूरे के पूरे पैसे घर पे भेज रहा हूँ, मिनिमम मेरे पास रख रहा हूँ खर्चा चलाने के लिए, ज़्यादातर पैसे घर पे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स जो यहाँ से बहुत सारे NRIs जो इंडिया से गए हुए हैं उन्होंने किया था। अब बंदे वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, यहाँ पे घर चलता था 8,000 में। अचानक से फैमिली को समझ में आया, एक झटका लगा कि भैया 40,000 रुपये 50,000 रुपये महीने के आ रहे हैं, 80,000 रुपये महीने के आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया? खर्च करना शुरू किया। और जब वो बंदा 1 साल के बाद या 11 महीने के बाद वापस आया, अचानक से उसको झटका लगा कि सेविंग में कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग का स्टैंडर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया रातों रात। क्योंकि आपका बच्चा दुबई में है, तो फिर अब घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो आपको बताना है कि मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा आराम से कमा रहा है, हमारे हालात सुधर गए। अब आप खर्चों पे खर्चे किए जा रहे हो। जहाँ पे एक इंसान, और ये रियल स्टोरीज़ है, सुनी हुई है, या तो किसी फ्रेंड्स की, या तो कहीं पे किसी और की, या तो फैमिली की, जहाँ पे एक इंसान को ज़रूरत है यहाँ से ट्रेन में जाने की, बस यहाँ से अंधेरी जाना है, या फॉर एग्जांपल जिनको नहीं पता हो बॉम्बे के बारे में, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है। पहले ऐसा होता था, वो बंदा जाएगा, ट्रेन का टिकट लेगा, ट्रेन में बैठेगा, चला जाएगा। अब क्या होने लगा? बेटा दुबई में है, बेटा अमेरिका में है, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए कैब बुक की जाएगी। जो आसपास की 2-3 आंटियाँ रहती है उनको बोला जाएगा, अरे चलो हमारा बच्चा है, पैसे है हमारे पास, चलो तुम भी चलो, हम कैब बुक कर रहे हैं, तुम साथ में चलो। हुआ होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, तुमने एक ना एक बार ऐसी चीज़ें सुनी होगी। फिर यहाँ से वहाँ पे जाया जा रहा है। जो खर्चा मिनिमम था वो खर्चा अब बढ़ चुका है। वाई? बिकॉज बस पेरेंट्स को पैसे खर्चे करना है। अब ये बुरी बात है, अच्छी बात है, इस पर हम अभी डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन बात ये है कि खर्चे तो ज़बरदस्त बढ़ गए ना। जब वो इंसान वहाँ से वापस आया, भले उसकी इनकम कितनी भी बड़ी हो, आपके खर्चे एक्स्ट्रा हो गए थे। ऐसे ही टाइम पे सेम चीज़ पे ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम आपको आज तक पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो इंसान बहुत आराम से चीज़ें खर्चा करता है, बहुत हल्की चीज़ें लेता है, बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ज़्यादा फ्लैशी ज़िंदगी नहीं है उसकी। और फिर आपको अचानक पता चलता है कि उस इंसान ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लिया, कहीं पे उसका इन्वेस्टमेंट था, उसके तो 2-4 घर है जहाँ से रेंटल आता है। और आज से 10 या 20 साल के बाद में आप अचानक रियलाइज़ करते हो कि वो अंकल या वो आंटी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी सुकून से निकाली। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टे लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली जॉइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी। आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है, तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, बाय द वे आई एम ए टीचर ऑफ फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, आई एम फ्रॉम मास कम्युनिकेशन एंड आई एम ए टीचर। मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कुछ टाइम से मैंने ब्लिंकिट या बाहर वाले जो ऐप्स है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया था। बाहर वाले मतलब बेसिकली फ्री डिलीवरी ऐप्स। सो ये हो गया, और मैं बाहर वाला क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। अभी ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट पे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मुझे खाली चिप्स चाहिए खाने के लिए, जो मैं आराम से जाके ले सकता हूँ दुकान से, नहीं, लेकिन ये जो लोग बाहर बेचारे घूम रहे हैं वो ला के दे देंगे, तो मुझे घर के बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अब मिनिमम ऑर्डर साइज़ क्या होता है? 150, 200। तो आप अब 10 रुपये की चीज़ के लिए 10 रुपये का डिलीवरी चार्जेस दोगे, 13 रुपये, 10, 13, 26 रुपये का डिलीवरी चार्जेस दोगे, और कम से कम 80 रुपये की चीज़ें मंगाओगे जो बाद में खर्चा होने वाली थी, लेकिन उनको आप आज खर्चा कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें जब आप खर्चा करते हैं तो धीरे 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 एक फेज़ बन जाता है जिसके अंदर पैसा आ रहा है, जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने बस अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया है कि मैं लेज़ी हूँ भैया, मैं घर से नहीं निकलूँ। और उसके बाद में अचानक आप कभी वही चीज़ लेने जाए। अभी बीच में ऐसा हुआ था जब बारिश हुई थी ना, तो स्विगी ने हमारे एरिया में डिलीवरी देना बंद कर दिया था। और जिनको नहीं पता हो, मुंबई में अभी कुछ 4-5 दिन पहले 2 दिन तक बारिश हुई थी, तो उनके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रही होगी, ज़्यादा
लेवल पे ये चला गया होगा सेल्स, तो उनके लोग बिजी होंगे। तो मैंने स्विगी पे डाला कि मेरे को चिप्स चाहिए, स्विगी पे चिप्स नहीं ला के दे रहा हूँ। मैं नीचे उतरा, गया, लेके आया, और मैंने जस्ट रियलाइज़ किया कितना आसान था और कितने कम पैसा खर्चा हुआ है। जहाँ पे आप 100 रुपये खर्चा कर रहे हो, वहाँ पे आपके 10 रुपये खर्चा हो रहे हैं, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें आप मंगा रहे हो वो अननेसेसरी है। लेकिन अक्सर हम ये नहीं सोचते। अभी ये आपको वही बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ सेविंग दैट यू डू एंड द अमाउंट ऑफ इनकम रेट इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आपका इनकम रेट और सेविंग का रेट बोला है, हाँ ये याद रखना है, रेट बोला हुआ है। रेट का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए आप 1000 रुपीज़ कमाते हैं और जिसमें आपका जो सेविंग है, तो पहले खर्चा लिख लेता है। आपका खर्चा है समझ लीजिए इसमें से घर का 200, और आपकी जो सेविंग है वो हो रही है 800। अब इनकम रेट हमें लगता है हमारा बढ़ेगा, आप 1000 से 2000 कमाओगे, 2000 से 3000 कमाओगे, पर क्या हमें इसकी गारंटी है? ये इससे ये वाला ग्रीन वाला पिंक वाले से बेटर है तो हमने 100% एक्सेप्ट कर लिया, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन ये जो इंक्रीज़ हो रहा है, क्या ये इंक्रीज़ होना गारंटीड है? क्या आपको नहीं लगता कि आपने समझ लीजिए 50,000 का जॉब ज्वाइन किया है, तो क्या गारंटी है कि थोड़े टाइम के बाद आप 5 लाख रुपए कमाओगे, 7 लाख रुपए कमाओगे, 10 लाख रुपए कमाओगे? कोई गारंटी नहीं है। रिसेशन आ सकता है, जॉब से निकाले जा सकते हो, और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, एआई आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सेविंग रेट की एक गारंटी है कि एक बार इंसान ने, समझ लीजिए पहले आप 8,800 रुपये सेव कर रहे थे, अब आपने समझ लीजिए यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बढ़े। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी थी। इनकम बढ़ती है तो इंसान को लगता है कि हाँ मैं खर्चे भी कर सकता हूँ, मुझे खर्चे भी करने चाहिए। अब ये 200 से हो गया आपका खर्चा, ऐसा समझ लीजिए 200 से मिनिमम 2000 हो गया, तो आपका जो सेविंग का रेट है ना वो कम होने वाला है। क्योंकि अब अगर यहाँ पे आप 3000 रुपये कमा रहे थे, अगर आप यहाँ पे 3000 रुपये कमा रहे थे, जिसमें से आप 2000 रुपये खर्चा कर दे रहे हो, तो आपको सेविंग तो ज़्यादा दिख रही है कि देखो पहले मैं 800 कमाता था, सेव करता था, अभी मैं 1000 सेव कर रहा हूँ। बट जो रेट है ना वो यहाँ पे 33% पे आया है। दैट इज़ 3000 माइनस 2000, 1000 बचा है। 3000 में से अगर आप 1000 देखो, 1000 आउट ऑफ 3000 अगर आप देखने जाए, तो दिस इज़ ओनली 33% रेट। पहले आप कितना कर रहे थे? 1000 में से 800 1000 में से सेव कर रहे थे, विच वॉज बेसिकली 80%। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम इस रेट पे ध्यान नहीं देते, सेविंग के रेट पे। हम सेविंग को हमेशा अमाउंट में देखते हैं कि पहले मेरे पास 200 रुपये बचते थे, अब मेरे पास 500 रुपये बच रहे। अरे भाई, पर कितने में से 500 रुपये बच रहा? और अगर 5000 में से 500 रुपये बच रहे, विच इज़ जस्ट 10%, देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कभी भी ना सेविंग रेट हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है, कम करने की नहीं। ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट है। जब आपकी इनकम बढ़ती है, आपके खर्चे भी साथ में बढ़ते हैं, और उसकी वजह से आपकी सेविंग भी बढ़ती है। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसमें से आप 80,000 रुपये खर्च कर रहे हो, 20,000 रुपये बचा रहे हो, तो आपको लगेगा कि पहले तो मैं 2,000 रुपये बचाता था, 20,000 रुपये बचा रहा हूँ। लेकिन 20,000 किस में से? 1 लाख में से, जो अगेन 20% पे आता है। जो रेट बढ़ा ही नहीं है आपका सेविंग का, आपको सेविंग का परसेंटेज बढ़ाना है। जो आप मेन इनकम कमा रहे हो उसमें से कितना हिस्सा बच रहा है सेविंग में, वो हिस्से को देखना है हमें। ये हुआ पहला पॉइंट। अब सेविंग के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपको सेविंग के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत लोगों का पॉइंट होता है जब आप सेविंग के बारे में बात करते हैं ना। देखो, सबसे पहले हमको ये समझ में आया कि इनकम से ज़्यादा बेटर सेविंग है, तो हमने तो ये बोल दिया कि इनकम रेट से ज़्यादा बेटर सेविंग रेट है। लेकिन सेविंग रेट क्या होता है वो अभी हमने देखा। आपको ये रेट बढ़ाना है, जिस सेविंग का, जो आपके खर्चे का हिस्सा, जो आपकी इनकम का हिस्सा है सेव हो रहा है, वो आपको बढ़ाना है, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ सेविंग। अब आगे आते हैं वाई। ये बोल रहा है वाई पूछो ही मत। कोई रीज़न नहीं चाहिए सेविंग करने के लिए। सेविंग करनी है मतलब करनी है, ये एक हैबिट बन जानी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये चलते रहेगा। तो अगर आपको खुद को पूछ रहे हो ना कि मेरे को रीज़न क्या है सेव करने के लिए, फॉर एग्जांपल पैसे के लिए सेव करना है, घर लेने के लिए सेव करना है, किसी की शादी के लिए सेव करना है, कोई लोन पे रीपे करना है, नहीं। सेविंग एक आदत है, आपको डालनी है, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स है वो लॉन्ग टर्म तक जाएंगे। और जो हमने 2 चीज़ें देखी, ये अभी उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपको सेविंग का रेट बढ़ाना है। हो सकता है मैंने जितना भी कैलकुलेशन किया आपको ना समझ में आया हो, लेकिन फिर भी वो रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग एक बफर क्रिएट करता है लाइफ में। अगर लाइफ में कुछ हो जाए, आपकी जॉब चली जाए,
किसी का तबीयत ख़राब हो गई घर में और पैसे खर्चा करने की ज़रूरत है, तो कम से कम किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेविंग रखी हुई है। जब भी आप सेविंग करते हो ना, तो आप एक बफर बनाते हो अपनी ज़िंदगी के अगेंस्ट, कि ज़िंदगी कुछ भी ला के मेरे सामने फेंक दे, मेरे पास उससे लड़ने की ताकत रहेगी। लड़ने की ताकत कैसे होती है? एक होती है हेल्थ। लड़ने की ताकत की अगर मैं बात करूँ, अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई आपके सामने, एक तो मेरी हेल्थ अच्छी है, इसके लिए मेरे को कोविड नहीं हुआ, या कोविड से मैं बचा रहा क्योंकि मैंने सेफ्टी रखा था, तो मेरी हाइजीन भी उसमें आ गई। एक होता है फैमिली, मेरी फैमिली अच्छी है तो मुझे ज़्यादा डिप्रेशन नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। एक होता है फाइनेंसेस, मेरे फाइनेंसेस अच्छे हैं, मेरे खर्चे टेकन केयर ऑफ है, इसके लिए मेरे को बाकी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं पड़ा, टेंशन नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सो वेन एवर यू हैव सेविंग, यू हैव बफर अगेंस्ट लाइफ। कूल एवरीवन। एक और चीज़ है जिसकी वजह से बोला जाता है कि क्वेश्चन क्यों नहीं पूछना चाहिए, एंड द थिंग इज़ कि ये इनकैलकुलेटेबल है कि सेविंग के कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर आप सेविंग करते हैं तो सिर्फ सुकून मिलेगा, या पैसा बचेगा, या ज़िंदगी में आगे चीज़ें हैंडल कर पाओगे, सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे ये चीज़ आपको मिलियनर बना सकती है, ये चीज़ सही टाइम पे आपको डिसीजन लेने में मदद कर सकती है, ज़िंदगी को आसान बना सकती है, और इतने और ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके इम्पैक्ट आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ अ वेरी रीज़न क्योंकि ये इनकैलकुलेबल है। लोग सेविंग नहीं करते क्योंकि उनको एब्स्ट्रैक्ट लगता है, जैसे मुझे अभी बोलने में, आपको सुनने में लग रहा होगा कि भैया ये तो हवाई बातें हैं, अगर है तो फिर प्रूफ करके दिखाओ। नहीं कर सकते प्रूफ, खाली ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि सेविंग ने कितना फ़ायदा उनके लिए किया, या कितने लेवल पे उनको पीस या सुकून दिया। और सुकून जो है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे भी आपको वो बोल तो रहा है कि हाँ ठीक है, सेविंग करो, सेविंग से करो, सेविंग करो, लेकिन कैलकुलेट करके वो बता नहीं सकता कि कितनी सेविंग आपकी हेल्प करती है। लेकिन आगे एक पॉइंट आता है, जो रियल रिटर्न है ना सेविंग का, वो है कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी। आपको आपकी ज़िंदगी में सुकून मिल जाए, अपना जॉब क्विट करने का, किसी टेंशन वाली चीज़ को नहीं बोलने का, किसी के दबाव से बाहर निकलने का, उससे ज़्यादा बेटर चीज़ क्या हो सकती। और यही है इसका रियल रिटर्न इन टाइम एंड डिसीजन। आपको लेस चीज़ें डिज़ायर करनी है अपने लिए। अब ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट हो सकता है कि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया था ये सोचने के लिए कि साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई सिखाएगा, ये सिखाएगा कि पैसा कोई बनाना है। पैसा क्यों बनाना है? क्योंकि हमको ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें ज़्यादा है। पर यहाँ पे तो ये इंसान बोल रहा है कि कम डिज़ायर करो क्योंकि सेविंग करनी है। अब ये पॉइंट क्या है, कम क्यों डिज़ायर करना? सेविंग अगर रियल में आप देखने जाए ना एक अलग एंगल से, तो ये गैप है किस चीज़ के बीच में? आपके ईगो के बीच में और आपके इनकम के बीच में। अगर आपकी ईगो ये वाली है कि बस मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी है, मैं तो पैदल नहीं जाता, या तो मैं बस में नहीं बैठता, और आपकी इनकम ओला अफोर्ड करने वाली नहीं है, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, आप लोन लेने लग जाओगे। लेकिन अगर आपकी ईगो ये वाली है कि भैया कितने भी प्रॉब्लम हो, संघर्ष ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं स्ट्रगल करता रहूँगा, मैं तो बस से ही जा रहा हूँ, भले कितने भी पैसे आ जाए, तो आपकी इनकम अब कुछ भी हो, अगर आपका टिकट बस का खर्चा दिन का आता है 200 रुपये और आपकी इनकम है 2 लाख रुपए दिन की, तो जो बीच में सेव हो रहा है ना, वो सेविंग है। ईगो पे क्यों बोला? क्योंकि ईगो डिक्टेट करता है कि आप चीज़ें खर्चा कैसे करते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि दूसरे क्या सोचेंगे और उसके हिसाब से खर्चा कर रहे हो, तो फिर तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कभी रुकने नहीं वाला। लेकिन अगर आपकी ईगो चेक में है और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, एंड यू केयर लेस अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, देन यू विल स्पेंड अकॉर्डिंगली व्हाट यू शुड, नॉट व्हाट अदर एक्सपेक्ट यू टू, एंड दिस गैप विल इंक्रीज एंड गेट बेटर। एंड द मोर दिस इंक्रीजेस, जितना आप खुद को चेक में रख के करेक्टली खर्चा कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपका सेविंग होने वाला है। यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन चेक। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो। बाय।